हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। हम सीएमए फाउंडेशन की द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कैरी कर रहे थे। आज हम इसका यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे आज हम इसका। वो है हमारा अनपेड सेलर। अनपेड सेलर गाइस क्या होता है? अनपेड सेलर का मतलब एक सेलर ने अपना सामान, मान लीजिए बायर को सामान बेच दिया, सारी शर्तें अपनी सेलर ने पूरी कर दी, लेकिन बायर उसको पैसे नहीं दे रहा है। सेलर ने बायर को समझाया, फिर भी वो पैसे नहीं दे रहा है। सेलर ने बायर को फोन किया, उसको इंटीमेशन दिया और थोड़ा और समय ज्यादा दिया, उसके बावजूद भी अगर वो पैसा नहीं दे रहा है तो वो सेलर अनपेड कहलाता है। इसमें हमें ये पढ़ना है कि अनपेड सेलर के क्या, अगर मान लीजिए सामान बेच दिया है और बायर अगर पैसे देने से मना कर रहा है तो अनपेड सेलर के क्या क्या राइट होंगे अगेंस्ट द गुड्स। यानी वो गुड्स सामान को वापस छीन सकता है या फिर वो बायर के खिलाफ पर्सनली क्या कर सकता है। दूसरा, मान लीजिए बायर तो सुधरा हुआ आदमी है यानी शरीफ आदमी है, लेकिन जो सेलर है वो थोड़ी बदमाशी कर रहा है, तो बायर के भी क्या राइट है वो भी हम पढ़ेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है ऑक्शन सेल, जो आपने फिल्मों में देखा होगा, जो नीलामी होती है या आईपीएल में देखा होगा नीलामी होती है, उससे रिलेटेड हम कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही ईजी है। चलिए दोस्तों, अनपेड सेलर क्या होता है पहले वो पढ़ते हैं। द सेलर ऑफ गुड इज डीम्ड, डीम्ड का मतलब माना जाएगा टू बी एन अनपेड सेलर व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड। या तो पूरा का पूरा प्राइस ना तो दिया हो, ना ही देने की कोशिश करी हो। टेंडर्ड का मतलब होता है कि कोशिश भी नहीं करी है। कोशिश करने का मतलब है दोस्तों, बायर के पास मान लीजिए पैसा नहीं है, फोन कर देगा मंगूलाल दोस्त, जो सेलर है मंगूलाल, उसको एक फोन करके बोल देगा यार कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं आपको बाद में दे दूंगा, थोड़ा समय दे दो। ना तो उसने फोन किया ना ही पैसा दिया अभी तक, तो ये गलत बात है। A bill of exchange or other negotiable instrument was given as payment, but the same has been dishonored. यानी जो बायर है उसने मान लीजिए कोई चेक दे दिया, और जब सेलर चेक लेकर बैंक में गया तो बैंक में बायर के बैंक में पैसा ही नहीं था, तो डिसऑनर हो गया बिल। यानी बायर की इच्छा ही नहीं थी देने की पैसों को। द बायर बिकम इंसॉल्वेंट ड्यूरिंग द क्रेडिट पीरियड अलाउड, हमने बोला कि 60 दिन बाद हमें पैसा दे देना, उस दौरान वो कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया, तो अब तो बेचारा उससे पैसे नहीं ले सकता। इंसॉल्वेंट से तो पैसा ले नहीं सकता वो। जो भी होगा कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होगी, कोर्ट जो भी इसके बायर की प्रॉपर्टी को बेचकर उसके पैसे को वापस करेगा। कुछ राइट्स ऑफ अनपेड सेलर है वो हम देख लेते हैं, एक एक करके देखेंगे हम। अगर अगेंस्ट द गुड है, अगर अगेंस्ट द गुड्स मतलब सामान के खिलाफ अगर उसका राइट क्या होगा, उसको हम बोलते हैं राइट इन रैम, लैटिन वर्ड है। अगेंस्ट द बायर राइट इन पर्सोनम, यानी पर्सनली उस बायर के खिलाफ क्या राइट है। राइट इन रैम को हम पढ़ते हैं राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट और राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ लियन का मतलब सामान उसके पास है, अब वो बायर को सामान नहीं देगा। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मतलब सेलर की दुकान से सामान निकल चुका है लेकिन अभी बायर के पास नहीं पहुंचा है, और उसको पता लग गया कि बायर पैसा नहीं देगा, तो वो जो जो भी सामान ले जा रहा है ट्रांसपोर्ट वाला, उसको सेलर फोन करेगा, सामान को वापस अपने पास मंगा लेगा। राइट ऑफ रीसेल, अगर बायर पैसा नहीं दे रहा है और सामान अभी भी सेलर के पास है, भले ही ऑनरशिप बायर को दे दी हो, उसके बावजूद भी अगर पैसा नहीं देगा वो, और सेलर को पता लग गया है कि वो फर्दर उससे पैसा नहीं मिलेगा, तो वो चाहे तो अपने गुड्स को रीसेल कर सकता है। अगर गुड्स का नेचर ऐसा हो कि अगर इमीडिएटली सेल नहीं किया तो वो खराब हो जाएंगे। एग्जाम्पल टमाटर का केस है, मान लीजिए आपने टमाटर का सौदा कर लिया, तो टमाटर क्या है, पेरिसेबल है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद वो खराब हो जाएंगे अगर आपने उनको सेल नहीं किया। बायर बायर पेमेंट कर नहीं रहा है, मतलब बायर ने भले ही सामान खरीद लिया, ओनरशिप बायर की हो गई टमाटरों की, लेकिन अगर वो नहीं कर रहा है तो आपको इमीडिएटली बेचना पड़ेगा किसी और व्यापारी को। और बायर के खिलाफ क्या है, शूट फॉर प्राइस, या तो फुल प्राइस ले सकते हो और उसके खिलाफ डैमेजेस कर सकते हो। चलिए अब एक एक करके राइट्स को देखते हैं हम। राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, गुड्स के खिलाफ क्या है, राइट ऑफ लियन, सेक्शन 47। इट मींस राइट टू रिटेन पोजीशन ऑफ द गुड्स अंटिल द फुल प्राइस इज रिसीव्ड, है ना। यानी सेलर गुड्स को फिजिकली अपने पास तब तक रखेगा जब तक बायर जो है उसका पूरा का पूरा पैसा नहीं दे देता है। होता क्या है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि सेलर को डाउट होता है, उसको बाहर की मार्केट से पता लग जाता है कि जो बायर है वो हर किसी सेलर के साथ यही करता है, सामान रख लेता है लेकिन पैसा देने में आनाकानी करता है। सेलर को ये बात कहीं से पता लग गई मार्केट से उड़ते उड़ते, तो सेलर ने क्या किया, सामान को अभी अपने पास ही रखा, भले ही बायर के पास ऑनरशिप चली गई लेकिन उसने अब सामान को देने से मना कर दिया, ऐसा वो कर सकता है। इस केस में क्या होगा कि गुड्स आर इन पोजीशन ऑफ सेलर, यानी गुड्स जो है अभी भी फिजिकली सेलर के पास होने चाहिए।
लियन अंटिल द पेमेंट और टेंडर द प्राइस ऑफ सच गुड्स, यानी वो गुड्स को अपने पास तब तक रखेगा जब तक उसको पूरा का पूरा पैसा नहीं मिल जाएगा। बायर से अगर पूरा पैसा मिल गया तो सेलर को क्या दिक्कत, सेलर सामान बायर को दे देगा। केसेस वेयर राइट ऑफ लियन कैन बी एक्सरसाइज, वो कौन कौन से केसेस हैं जिस केस में सेलर गुड्स को अपने पास ही रखने का अधिकार रखता है। गुड्स सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन और क्रेडिट पीरियड, यानी कोई क्रेडिट पीरियड नहीं दिया हुआ था, मतलब इतना टाइम पीरियड नहीं दिया, 60 दिन 17 दिन ऐसा कोई नहीं दिया हुआ। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बट टर्म हैज बीन एक्सपायर्ड, यानी भले ही हमने अगर मान लीजिए हमने टाइम पीरियड दिया 60 दिन और 60 दिन भी एक्सपायर हो गया और बायर की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि पेमेंट कब करेगा, वो बायर बिकम इंसॉल्वेंट और कोर्ट ने मान लीजिए बायर को इंसॉल्वेंट कर दिया, उस केस में जो सेलर है वो गुड्स को अपने पास ही फिजिकली रखेगा। केसेस अंडर विच सेलर लूजेस हिज राइट ऑफ लियन, वो कौन कौन से केसेस है जिसमें सेलर जो है गुड्स को अपने पास रखने का अधिकार खो देगा। where he deliver the goods to a carrier or other valley for the purpose of transmission to the buyer without preserving the right of disposal of goods, मान लीजिए उसने जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसको सामान दे दिया कि बायर के घर भिजवा दो, और जो ट्रांसपोर्ट वाला था उस पर अब सेलर का कोई अधिकार नहीं है, या यूं बोले हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो बायर का ही ट्रांसपोर्टर था, तो बायर की ज्यादा सुनेगा, तो अब फिजिकली गुड्स सेलर के पास नहीं है, तो इस केस में वो अपना राइट ऑफ लियन खो देगा। where the buyer or his agent lawfully obtain possession of the goods, where the buyer और his agent lawfully obtain the, यानी अब फिजिकली या तो बायर के पास है या बायर के रिप्रेजेंटेटिव या उसके एजेंट के पास है। where seller waived the right of lien, कोई ऐसा केस जिसमें सेलर खुद ही अपना राइट ऑफ लियन का, अगर राइट ऑफ लियन खुद ही छोड़ देता है सेलर तब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बाय ईस्टॉपेल, ईस्टॉपेल का मतलब हमने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी, हमने कुछ ऐसा दिखा दिया जिससे सेलर ने कुछ ऐसी एक्टिविटी करी जिससे पता लग गया कि राइट ऑफ लियन सेलर खो चुका है, या तो उसने गुड्स बायर को दे दिए या उसके एजेंट को दे दिए, या उसने मान लिया कि गुड्स अब मेरे पास फिजिकली नहीं है, तो इस केस में राइट ऑफ लियन का अधिकार जो है वो खो देगा सेलर। where the seller so conduct himself that he leads third parties to believe that lien does not exist, वो किसी थर्ड पार्टी को बता दे कि मेरे पास अब लियन, राइट ऑफ लियन का जो राइट है वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब दूसरा राइट है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, मान लीजिए सेलर की दुकान से सामान जा चुके हैं बायर की दुकान की ओर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, बीच रास्ते में सेलर को पता लग गया कि बायर या तो उसका पैसा नहीं देगा या बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो फटाफट से ट्रांसपोर्ट वाले को फोन करेगा और सामान को वापस सेलर अपनी दुकान पर मंगा लेगा, कम से कम सामान तो सुरक्षित रहेगा, वो भले किसी और को भेज देगा थर्ड पार्टी को और वहां से पैसा ले लेगा। तो राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट, यानी अभी आधे रास्ते में है, वहां से आपने सामान सेलर ने वापस मंगा लिया। This right can be exercised only if all the following condition are fulfilled, ये सारी कंडीशन फुलफिल्ड होनी चाहिए तब माना जाएगा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। सेलर मस्ट बी अनपेड, यानी सेलर को अपना पैसा ना मिला हो। सेलर मस्ट हैव पार्टेड विद पोजीशन ऑफ द गुड्स, गुड्स आर नॉट इन पोजीशन ऑफ सेलर, यानी गुड्स अभी सेलर के पास नहीं है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट कंपनी ले जा चुकी है बायर के घर पहुंचाने के लिए। गुड्स आर इन ट्रांजिट, गुड्स अभी रास्ते में हो यानी बायर के पास भी ना पहुंचे हो। बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, बायर जो है दिवालिया घोषित हो गया हो, अब सेलर को पता लग गया कि बायर से पैसा नहीं मिलेगा, वो इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया हो चुका है, अब बायर पैसा नहीं देगा, तो फटाफट से सामान को अपने पास वापस मंगा लो। अब है राइट ऑफ रीसेल, वो कौन कौन सा केसेस है जिस केस में भले ही सेलर ने ओनरशिप बायर को दे दी हो और गुड्स अभी सेलर के पास हो, कौन कौन से केसेस हैं जिन केस में जो सेलर है वो किसी और थर्ड पार्टी को भी वापस रीसेल कर सकता है गुड्स, तो वो केसेस हम देखेंगे, सिंपल है, ऐसा कोई टिपिकल इसमें नहीं है दोस्तों। The right to resell the goods can be exercised by the unpaid seller under the following condition. Goods are of perishable nature, perishable nature का मतलब गुड्स 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन के अंदर क्या होते खराब हो जाते हो। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपने क्या किया, आपने मान लीजिए एक व्यापारी था जो शादी का पूरा फंक्शन देखता था, शादी के खाने पीने का पूरा फंक्शन देखता था, वो बड़े बड़े डील करता था, मान लीजिए आपसे 100 किलो टमाटर का सौदा किया, जो शादी का दिखता टेंट हाउस वाला, ठीक है, उसने क्या किया, क्या नाम है उसका, 100 किलो टमाटर का ऑर्डर कर दिया, शादी से ठीक एक दिन पहले उसने मना कर दिया कि मैं आपसे टमाटर नहीं लूंगा, मैंने कहीं और से खरीद लिया,
अब आपके ऊपर आफत आ गई कि 100 किलो टमाटर अब आपको कहाँ कहाँ बेचने हैं। तो और वो समाचार टमाटर 2-3 दिन आप अगर आप और रखते तो वो खराब हो जाते। तो आनन फानन में आपने क्या किया, वो किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया। और अगर मान लीजिए आपको इन केसेस में इमीडिएटली जो आपने रीसेल करा, उस केस में अगर आपका कोई नुकसान होता है तो आप टेंट वाले से यानी बायर से वो नुकसान की भरपाई कर सकते हो। मान लीजिए 25 रुपए किलो के हिसाब से टमाटर खरीदने का वादा हुआ था पहले, अब आपको इमीडिएटली 20 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचना पड़ा। तो जो आपको नुकसान हुआ 5 रुपए पर केजी का, वो आप बायर से यानी टेंट वाले से रिकवर कर सकते हो। Goods are of perishable nature. No need to inform to buyer of intention of resale. Okay, बायर को बताने की जरूरत नहीं है। आपको बायर को बताते रहोगे तो सामान पूरा खराब हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत पैसा मिलना होगा वो भी आपको नहीं मिल पाएगा। Where the seller expressly reserve the right of resale if the buyer commit a default in making the payment. कॉन्ट्रैक्ट करते समय सेलर अगर लिख देता है कि अगर बायर ने छोटी सी भी मिस्टेक करी तो मैं रीसेल करने का राइट रखता हूं, तो भी उसको मिलेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसने ऑन द पेपर रिटर्न पे लिख दिया है। इंपॉर्टेंट नोट है, ये पढ़ लेते हैं। If on resale there is a loss to seller, he can recover the same from buyer as damages. मैंने आपको बोला था टमाटर मान लीजिए उसको इमीडिएटली बेचने पड़े तो जो उसको नुकसान हुआ वो टेंट वाले से यानी वो रिकवर कर सकता है। रीसेल करने पर जो भी नुकसान होगा सेलर का वो बायर से एज अ डैमेजेस रिकवर कर सकता है। दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों आप सवाल कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। In case of other goods, when notice of intention of resale is given by unpaid seller to the buyer, buyer does not within reasonable time pay or tender the price. कहने का मतलब है सेलर ने टाइम दे दिया और थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिया बायर को, उसके बाद भी बायर पैसा नहीं दे रहा है, तो उस केस में सेलर जो है सामान को रीसेल कर सकता है। राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। दोस्तों आप पढ़ेंगे कि पर्सनली बायर के खिलाफ सेलर के क्या राइट हैं। सूट फॉर प्राइजेस, जो प्राइस वो पे नहीं कर रहा उसके खिलाफ हम अगेंस्ट केस कर सकते हैं ताकि वो प्राइस हमें पे कर दे। प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर, यानी ओनरशिप बायर के पास जा चुकी है। बायर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट और रिफ्यूजेस टू पे द प्राइस, बायर जो है मना कर रहा है प्राइस पे करने के लिए। अगर प्रॉपर्टी नहीं पास हुई उस केस में क्या कर रहा है, प्राइस इज पेबल टू अ पर्टिकुलर डेट इरिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी हुई है या नहीं हुई है बायर को पैसा देना चाहिए। बायर wrongfully neglect और refuses to pay the price, अगर आपने ओनरशिप दी हो या ना दी हो, अगर आप मान लीजिए बायर पैसा देने से मना कर रहा है तो आप बायर के खिलाफ केस कर सकते हो। यस सर। सूट फॉर, दूसरा पॉइंट है सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, when buyer wrongfully neglect or refuses to accept and pay for the goods, the seller may sue him for damages for non acceptance। अगर मान लीजिए वो नॉन एक्सेप्ट कर रहा है यानी गुड्स को मना कर रहा है लेने के लिए, तो उस केस में जो भी डैमेज होगा वो आप रिकवर कर सकते हो बायर से। suit for damages for breach, where the contract is rescinded by the buyer before the date of delivery, the seller may treat the contract as rescinded and sue for damages for breach। मान लीजिए बायर अगर बोलता है कि मैं ब्रीच कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट, और उस केस में अगर जो भी नुकसान होता है तो आप बायर से रिकवर कर सकते हो। suit for interest, specific agreement when between seller and buyer as to interest on price of goods from the date on which payment becomes due, the seller may recover the interest from the buyer। ड्यू डेट के बाद के जितने भी दिन है, मतलब ड्यू डेट के बाद जितने भी दिन हो रहे हैं, आप इंटरेस्ट, प्रिंसिपल तो लोगे ही लोगे, आप इंटरेस्ट भी रिकवर कर सकते हो। अब हमें देखना है डिफरेंस है राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में क्या डिफरेंस होता है। तो राइट ऑफ लियन में तो गुड्स जो होते हैं दोस्तों अभी भी फिजिकली सेलर के पास होते हैं, लेकिन राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में क्या होता है दोस्तों कि जो गुड्स हैं वो सेलर की दुकान से निकल चुके हैं बायर के लिए, लेकिन अभी भी रास्ते में है। इट इज अ राइट टू रिटेन पोजीशन, यानी फिजिकली गुड्स सेलर के पास है वो और अपने पास ही रिटेन रखता है। इट इज अ राइट टू रीगेन, मतलब गुड्स जो है वो डिलीवरी के लिए जा चुके हैं तो वापस फिजिकली गुड्स को अपने पास मंगा सकता है सेलर। सेलर शुड बी इन पोजीशन ऑफ द गुड्स, राइट ऑफ लियन में गुड्स अभी भी सेलर के पास होते हैं। सेलर और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में गुड्स अभी ट्रांजिट वालों के पास होते हैं, सेलर के पास गुड्स नहीं होते। सेलर शुड हैव पार्टेड विद द पोजीशन, सेलर जो है गुड्स सेलर के पास नहीं है। पोजीशन शुड बी विद द कैरियर, बायर हैज नॉट एक्वायर्ड द गुड्स, सिंपल है।
अभी ना गुड्स रास्ते में है, सेलर के पास से निकल चुके हैं और गुड्स रास्ते में और बायर के पास भी अभी नहीं पहुंचे। The right of lien can be exercised even when buyer is not insolvent. Right of lien तब भी exercise मतलब तभी कर सकते हैं हम चाहे buyer insolvent हुआ हो या नहीं हुआ हो। Right of stoppage in transit तभी होता है, यानी सामान को रास्ते से वापस दुकानदार यानी सेलर अपने पास मंगा सकता है जब उसको पता लग गया हो कि बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट स्टार्ट व्हेन राइट ऑफ लियन एंड, यानी जो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट तब शुरू होता है जब राइट ऑफ लियन एंड हो जाता है, और इसमें यही बोला हुआ है कि ये स्टार्ट तभी होता है जब एंड हो जाता है। सिंपल है, राइट ऑफ लियन पहले आएगा, फिर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट बाद में आएगा। आइए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं दोस्तों। इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय द बायर ऑन अनपेड सेलर्स राइट। इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय बायर और अनपेड सेलर। इफेक्ट ऑफ सबसेल और, अब यहां पर है कि बायर का क्या अधिकार है। द अनपेड सेलर राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी फर्दर सेल और अदर डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स बाय द बायर। सपोज क्या हो जाए कि जो बायर है, मान लीजिए सेलर ने सामान दे दिया बायर को, बायर ने भले ही अभी पेमेंट नहीं करी और उसके बावजूद उसने किसी तीसरी पार्टी को सामान बेच दिया, तो भी सेलर जो है वो थर्ड पार्टी से सामान मंगा सकता है। लेकिन दो केस है जिनमें अभी भी सेलर जो है सामान नहीं मंगा सकता, और जो थर्ड पार्टी है भले ही बायर ने धोखा किया हो उसके बावजूद भी थर्ड पार्टी जो है पक्का ऑनर बन जाएगा, सेलर कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ भी कर सकता है सेलर वो बायर के खिलाफ कर सकता है, जो बीच वाला है उसके खिलाफ नहीं कर सकता। मान लीजिए ए सेलर था और ए ने सामान बेचा बी को, बी ने अभी पेमेंट नहीं करी लेकिन सामान जो है वो सी को बेच दिया, तो नॉर्मल केस तो ये बोलता है कि जो ए है वो सी से रिकवर कर सकता है। लेकिन दो कंडीशन होती है जिसमें ए जो है सी से रिकवर नहीं कर सकता। यदि सी को ये नहीं पता हो कि बी ने इसकी पेमेंट करी हो या नहीं करी हो, पहली पेमेंट यानी सी ने सामान गुड फेथ में खरीदा हो। ओके, एक्सेप्शन देखते हैं, व्हेन द सबसेल और प्लेस बाय द सेलर हैज बीन डन विद द कंसेंट ऑफ सेलर। यानी अगर मान लीजिए बी जो फर्दर सेल कर रहा है, अगर ये ए की इच्छा से कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा ये है कि इसको इस बारे में थर्ड पार्टी यानी सी को कोई पता ना हो कि बी और ए के बीच क्या चल रहा है, और सी ने गुड फेथ में सामान को खरीदा हो। ये इसकी एक्सेप्शन है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे राइट ऑफ बायर। बायर के क्या राइट है अगेंस्ट द सेलर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर सेलर भी तो दोस्तों कोई दूध का दूल्हा नहीं है ना, सेलर भी तो गलती कर सकता है। अगर सेलर की गलती की वजह से अगर बायर को नुकसान हो रहा है तो बायर के भी राइट हैं, वो हम ये पढ़ रहे हैं। अब suit for non-delivery where seller wrongfully neglect or refuses to deliver the goods to buyer, the buyer may sue for damages for non-delivery। अगर मान लीजिए सेलर डिलीवरी नहीं कर रहा है, बायर पैसे देने के लिए तैयार है जो वादा किया था, उसके बावजूद भी सेलर मान लीजिए डिलीवरी के लिए मना कर रहा है, तो बायर जो है नॉन डिलीवरी के कारण जो उसका नुकसान हुआ है उसके लिए क्या कर सकता है, डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अगर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है कि मान लो वो बोलता है कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, तो कोर्ट उसको बोल सकती है, या जो भी कोर्ट है वो सेलर को बोल सकती है कि भाई इसको अरेंजमेंट करके दो कहीं से भी। where property has been passed to buyer, the buyer can also exercise the right of sue for specific performance। कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना चाहता है तो वो भी करवा सकता है। suit for damages for breach of warranty, buyer is entitled to claim damages from the seller। अगर मान लीजिए कोई breach of warranty होती है तो उस केस में भी दोस्तों बायर जो है सेलर से क्लेम कर सकता है डैमेजेस के लिए। suit for recovery of price, the buyer has right to recover the money paid to the seller where the consideration for payment of it has paid। buyer has right to recover the money paid to seller where the consideration of payment if it has been paid। कहने का मतलब ये कि बायर ने अगर कोई पेमेंट करी है तो वो भी से रिकवर कर सकता है अगर वो सामान नहीं दे रहा है तो। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, दोस्तों सिंपल है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट का मतलब होता है कि गुड्स सेलर के पास भी ना हो और गुड्स बायर के पास भी ना पहुंचा हो, अभी रास्ते में है, ना तो गुड्स बायर के पास है ना सेलर के पास है, उनको बोलते हैं हम ड्यूरेशन इन ट्रांजिट। अगर मान लीजिए गुड्स या तो बायर के पास पहुंच जाए या बायर के एजेंट के पास पहुंच जाए तो हम बोलते हैं ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। goods are deemed to be in the course of transit from the time when they are delivered to a carrier or other bailey for the purpose of transmission to the buyer until the buyer or his agent in that behalf take delivery of them from such carrier or other bailey। सिंपल सा है, ट्रांजिट सेलर के पास से निकल गया हो सामान, लेकिन अभी
ना तो बायर के पास पहुंचाओ ना बायर के एजेंट के पास पहुंचाओ। अगला पॉइंट है ट्रांजिट कम्स टू एन एंड if the buyer or his agent in that behalf obtain delivery of the goods before their arrival at the appointed destination, the transit is at an end। अगर मान लीजिए बायर फिजिकली खुद ले ले या बायर के एजेंट ले ले तो ट्रांजिट कम्स टू एन एंड, ट्रांजिट एंड हो जाएगा। If after the arrival of the goods at the appointed destination, the carrier or other belly acknowledge to buyer or his agent that he hold the goods on his behalf and continues in possession of them as belly for the buyer or his agent, the transit is an end। अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्टर ये एक्नॉलेज कर लेता है कि वो बायर के बिहाफ पर सामान रख रहा है तो भी माना जाएगा कि ट्रांजिट एंड हो चुका है। Where the carrier or other belly wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer or his agent in that behalf, the transit is deemed open end। अगर मान लीजिए वो कैरियर और बेली अगर मना कर देता है बायर या एजेंट को देने के लिए तो भी माना जाएगा कि ट्रांजिट जो है एंड हो चुकी है। नोट, if goods are rejected by buyer or carrier or other belly in continuous possession of them, the transit is not deemed to be an end even if the seller has refused to receive them back। मान लीजिए बायर ने भी गुड्स लेने के मना कर दिए और सेलर भी मना कर रहा है, अभी भले बायर और सेलर के बीच कुछ परेशानियां चल रही है, तब तक जो जो भी ट्रांसपोर्टर के पास जो सामान रखा जाएगा वो ट्रांजिट में कहलाया जाएगा, अभी उसकी ट्रांजिट एंड नहीं हुई है। दोस्तों एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, ऑक्शन सेल। आपने देखा होगा फिल्मों में जो नीलामी होती है 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000, तो जब वो 3 करके वो टन से हैमर मार देता है या कोई बज दबा देता है, कोई जो साउंड होता है, तो उसको हम बोलते हैं सेल कंप्लीट हो गया है। ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल में दोस्तों कोई भी आ सकता है और मान लीजिए जिसका नीलामी में मान लीजिए जीत गया है, अगर मान लीजिए वो बाद में जो सेलर है वो बाद में मना भी कर सकता है। नीलामी सिंपली इनविटेशन टू ऑफर होता है। It is a mode of selling property by inviting bid publicly and property sold to highest bidder। यानी कोई भी व्यक्ति आ सकता है, जो हाईएस्ट बिड करेगा सामान उसको दे दिया जाएगा। An auctioneer is an agent governed by law of agency। लॉ ऑफ एजेंसी के द्वारा जो नीलामी करवाने वाला व्यक्ति होता है वो लॉ उसको जो कानून है वो अपॉइंट करता है। An advertisement to sell the goods by auction is only an invitation to make an offer to buy and not an offer to sell, and intending buyer have the no right to sue the auctioneer if he cancel or postpone the auction। जो ऑक्शन होता है ना दोस्तों, जो न्यूज़पेपर में लिखा होता है वो एक इनविटेशन टू ऑफर होता है, वो कोई ऑफर नहीं होता है। अगर कोई मान लीजिए वो ऑक्शन में आया है और मान लीजिए उस दिन ऑक्शन कैंसिल हो गया है, ठीक है, तो कोई भी किसी सेलर के खिलाफ केस नहीं कर सकता है। कुछ प्रोविजन है, वो प्रोविजन हम देख लेते हैं। Where goods are put for sale in lot, each lot is prima facie deemed to be subject matter of separate contract of sale। ओके, अब मान लीजिए किसी घर की नीलामी हो रही है तो घर की अलग अलग सामान होते हैं ना, मान लीजिए फ्रिज हो गया, एलईडी हो गया, बड़े बड़े जो टीवी होते हैं, तो सबको एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाएगा, सबके सेपरेट प्राइस होंगे। द सेल इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनियर अनाउंसेस इट्स कंप्लीशन। सेल तब कंप्लीट हो जाएगी जो ऑक्शनियर उसको अनाउंस कर दे, बाय वे ऑफ फॉल ऑफ हैमर, हथौड़ा मार दे, या कोई अदर तरीका हो जो बज दबा देना, पौ की आवाज आती है, इस तरीके की आवाज। A bid one given can be withdrawn before completion of sale। सेल को कंप्लीट होने से पहले भी कोई भी विड्रॉ कर सकता है, बायर सेलर कोई भी सेल को बिड को विड्रॉ कर सकता है। An auctioneer can refuse to accept even if the highest bid because bid and only an offer which may accept or not। जो सेलर है वो चाहे तो बिड को एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, उसका सामान है, उसकी इच्छा है। Right to bid may be reserved expressly by or on behalf of seller, and where such a right is expressly reserved but not otherwise, seller or any other person on his behalf may bid at जितना। मान लीजिए क्या होता है कि अगर सेलर अपने खुद भी अगर मान बोली में शामिल होना चाहता है या उसके खुद के बंदे शामिल होना चाहते हैं, अगर वो एक्सप्रेसली इस बात को बताएगा तभी अलाउड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दोस्तों वो बिड में इसलिए शामिल होना चाहता था कि वो उसका खुद का बंदा प्राइस को बढ़ाने के लिए, इन्फ्लेट करने के लिए, ताकि वो कुछ ज्यादा से ज्यादा बोली लगाए तो बंदे कहें यार कि ये बोली ज्यादा लग रही है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं, बोली करवाते हैं। If seller right to bid has not been expressly reserved, it shall not be lawful for the seller to bid himself or to employ any other person at such sale। ओके, अगर कोई राइट नहीं रखा हुआ है तो वो फिजिकली या तो उसका बंदा या सेलर एक्सप्रेसली नहीं कर सकता, उसको बताना पड़ेगा। रिजर्व प्राइस का मतलब होता है पहले से ही हर प्रोडक्ट के प्राइस फिक्स कर दिए जाते हैं जिससे नीचे वो प्राइस नहीं बिकेगा। द सेल में बी नोटिफाइड टू सब्जेक्ट मैटर रिजर्व और अपसेट प्राइस। रिजर्व प्राइस भी बोल सकते हैं, अपसेट प्राइस भी बोल सकते हैं। बिलो विच द गुड्स विल नॉट बी सोल्ड। ओके, इवन इफ द हैमर, भले ही हैमर या जो भी है सेल कंप्लीट क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर वो प्राइस रिजर्व प्राइस से कम है या बेस प्राइस से या अपसेट प्राइस से कम है तो सेल नहीं होगी।
pretending bidding, if the seller make use of pretending bidding to raise the price, the sale is voidable at the option of the buyer. अगर मान लीजिए बायर जो सेलर है वो खुद बिड में शामिल होकर प्राइस बढ़ा रहा है, तो ये अदर बंदों पर डिपेंड होना चाहता है, वो चाहे तो बिड में शामिल हो सकते हैं, चाहे तो वो निकल सकते हैं, ये voidable होता है. डंपिंग, इट इज इंटेंडेड टू डिस्करेज द बिडर फ्रॉम बिडिंग एंड इट इज अनलॉफुल. ओके, डंपिंग का मतलब होता है कि हम जो है कुछ एक गलत कुछ मतलब कि जो हमारी जो बिडिंग है उसमें कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो अनलॉफुल है, तो वो डंपिंग नहीं करना चाहिए हमें. नॉकआउट अरेंजमेंट, नॉकआउट अरेंजमेंट में दोस्तों क्या होता है कि दो तीन बंदे आपस में क्या होते हैं, दो तीन बंदे आपस में क्या कर लेते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं पहले से ही कि हम दोनों आपस में एक दूसरे की बोली में क्या करेंगे, टांग नहीं अड़ाएंगे, यानी एक दूसरे की बोली में नहीं बोलेंगे. ऐसा कर सकते हैं आप अगर आप प्राइस को इन्फ्लेट या डिफ्लेट नहीं कर रहे हैं तो, यानी अगर मान लीजिए आप फ्रॉड ना कर रहे हो तो. A knockout arrangement between bidder not to bid against each other is lawful unless it is meant to defraud a third party. अगर किसी पार्टी को डिफ्रॉड करना आपका मकसद नहीं है तो नॉकआउट अरेंजमेंट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है. तो दोस्तों ये था हमारा द सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है. चारों के चारों लेक्चर आप देख लीजिएगा, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. फ्रॉम माय साइड दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो. अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई सजेशन मुझे देना हो तो आप दे सकते हैं. फ्रॉम माय साइड दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो. बाय गाइस.